चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर्स देखते हैं मई महीने का। तो मई का करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, नेशनल इंटरनेशनल इस तरह से। और जिनको भी ये पीडीएफ पढ़ना है वो अभी हम लोग जो अपना ऐप है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का प्ले स्टोर पे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी करके है। वहाँ पे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं मिलेगा, आपको पूरे कंटेंट जीएस के मिलेंगे। जिनको भी पढ़ना है एज ए लाइब्रेरी वो रहेगा, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। उसके अंदर इनफ कंटेंट आ जाएगा जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाके पढ़ लो और वहाँ पे बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है, कंटेंट अपडेट करते जा रहे हैं वहाँ पे और वो कैरी होता चला जाएगा आगे भी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके ऐप के थ्रू पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूपी लोक स्वास्थ्य, यूपी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस, यहाँ पे अध्यादेश जारी किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। और इस अध्यादेश को क्यों जारी किया गया है, वो इसीलिए किया गया है कि बहुत जगह ये शिकायत आ रही है कि जानबूझकर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, किसी पे थूक फेंक दे रहे हैं, किसी के साथ हाथापाई कर रहे हैं, यानी कोरोना वॉरियर्स जिसमें डॉक्टर, सफाई कर्मी ये सब आते हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो ऐसी इनके लिए एक कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोरोना वायरस मरीज के द्वारा किसी को इन्फेक्टेड किया गया और उसकी मौत हो जाती है तो उम्र कैद की सज़ा है। दूसरा, कोरोना वायरस अगर किसी पे थूक देते हैं, कोरोना वायरस पे अगर कोरोना मरीज थूक देते हैं तो उनको 2 साल से 5 साल की सज़ा है, या उस पर अगर हमला करते हैं तो 6 महीने से लेकर 7 साल की सज़ा है, 50,000 से 5 लाख का जुर्माना भी है। तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसा किया गया है। उसके बाद कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। ये जो राहत पैकेज है ये किसके लिए है, तो राहत पैकेज लघु कुटीर मध्यम उद्योग, फूलों की खेती करने वाले, धोबी, हाथ ऑटो ड्राइवर, इन सबको दिया गया है। इसीलिए कि दिया गया है कि अब इन लोगों की बिल्कुल काम धंधा बिल्कुल बंद है तो कैसे डे टू डे लाइफ चलेगा। तो इसके तहत अलग अलग है, जैसे अलग अलग क्या है कि अलग अलग है, यहाँ पे दिया हुआ फूलों की खेती करने वाले को प्रति हेक्टेयर, जो फूल की खेती कर रहे थे उनको 25,000 रुपये, धोबी, नाई, बाल बनाने वाले, ऑटो टैक्सी ड्राइवर को एक ही बार में 5,000 रुपये, और जो निर्माण कार्य में लगे हैं उनको 3,000 रुपये इसके तहत दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार का राहत पैकेज है। उसके बाद फिर अगला है यूपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, श्रम कानून में छूट देने का अध्यादेश जारी किया है। यानी अभी लगातार केंद्र सरकार भी इस पे काम कर रही है क्योंकि फैक्ट्री बंद हो चुकी है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये कहा गया है कि कोई भी मजदूर को हटाए या रखे, इसकी छूट दी गई है। यहाँ पे जो श्रम कानून है, जो लेबर लॉ है, वो अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एक तरह से। तो नए जो अध्यादेश आया है, जो ऑर्डिनेंस आया, इसके तहत 38 प्रकार के श्रम कानून है जो अभी लागू नहीं होंगे, इसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी। ये इंटरनेशनल, इनका नाम है, याद कर लीजिए, इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादेमी। मुस्तफ़ा अल कादेमी भाई साहब हैं, ये पीएम पद की इन्होंने शपथ ली है और ये इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। पहले इराक में खुफिया प्रमुख थे जिनके पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादेमी। फिर हम इकोनॉमिक के अंदर आते हैं, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो ये है कि ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने हेतु नई मुद्रा की शुरुआत की है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उसका नाम है, उस मुद्रा का नाम है तोमन। यहाँ पे कलर किया हुआ भी है। ये तोमन जो है उस मुद्रा का नाम है, पैसे का नाम है, करेंसी का नाम है। पटरी पे दोबारा से इनको अर्थव्यवस्था को लेके आना है। इनकी हालत ख़राब है ईरान की, अमेरिका के साथ लगातार चिकझिक झिकझिक चल ही रही है, खींचातानी हो रही है। तो ईरान ने अपनी करेंसी का नाम बदलने वाला बिल पास किया है। वहाँ पे करेंसी का नाम रियाल के बजाय तोमन होगा। और ये जो तोमन है, रियाल जो था उसको 1,000 रियाल बराबर 10,000 रियाल बराबर 1 तोमन होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तोमन इनकी नई करेंसी का नाम हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किसका, तो वो रियाल की जगह ईरान का। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी, हर एक व्यक्ति को अपने यहाँ जो भी महाराष्ट्र में उनके रह रहे हैं, महाराष्ट्रियन हैं, उन प्रत्येक को मेडिक्लेम पॉलिसी दी जाएगी। और पहला ऐसा राज्य होगा
जो अपने यहाँ के नागरिकों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हेल्थ स्कीम के रूप में ये दिया जाएगा। CKP बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा CKP सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और ये जो लाइसेंस रद्द किया गया है, एक्चुअली रद्द करना था इनको 31 मई के बाद, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो गई बैंक की कि ये कोई भी पूंजी चुका नहीं पा रहे थे, तो इनको लगा कि ये बैंक बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए CKP जो बैंक है उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। झारखंड चीफ मिनिस्टर 3 योजना लेके आए हैं, हिंदी में भी है ये, आप इसको देख सकते हैं। झारखंड चीफ मिनिस्टर जो है ऐसे ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट योजनाएं लेके आ रही है, उस योजना पे थोड़ा सा ध्यान रखना, लेके आ रही है। जैसे हिमाचल ने भी लेके आए हैं, तो अभी मुख्यमंत्री साहब ने 3 योजना मुख्यमंत्री साहब लेके आए हैं। वो है बिरसा हरित ग्राम योजना, उसके बाद नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। ये 3 है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है जो अभी कोरोना संकट के कारण अलग अलग जगह से जो झारखंड के मजदूर वापस आ रहे हैं, इनको रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये किया जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि 6 लाख मजदूरों को रोजगार मिले, 25 लाख मानव कार्य दिवस का सृजन हो, ये सब करने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन साहब अभी झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर हिमाचल प्रदेश भी यही काम कर रहा है। अभी ये तो गांव की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश शहर की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह से और सब एरिया से लौट के आ रहे हैं। जो लौट के आ रहे हैं, और दूसरा हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ठप पड़ गई है, ना टूरिज्म हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंदर शहर के लोगों को 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। और यही नहीं, इस रोजगार के अंदर क्या है, जो लोग वापस आ रहे हैं, जिनके पास स्किल है तो ठीक है, नहीं है तो उनको स्किल भी दिया जाएगा अलग अलग तरह के, और रोजगार और स्वरोजगार के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि राज्य सरकार ने भवन और इसी तरह के और निर्माण में जो कारीगर लगे हुए थे, भवन और अन्य कामगार, अन्य सन्निमार्ग कामगार के तहत जो भी रजिस्टर्ड मजदूर थे, उनको प्रत्येक श्रमिक को 2000 रुपये दिया गया। 2000 और भी देने की बात की जा रही है। अभी जयराम ठाकुर साहब जो हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हिमाचल ने शहरी लोगों के लिए 120 दिन के रोजगार की बात की गई। मनरेगा में गांव है, यहाँ पे शहर है। साइंस एंड टेक के अंदर चलते हैं तो आयुष कवच बना लिया गया है। अभी लगातार अलग अलग ऐप बनते जा रहे हैं। उसी में एक और पहल किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी गवर्नमेंट ने आयुष कवच ऐप बनाया है। ये जो आयुष कवच ऐप है, इसमें कोरोना महामारी के बीच लोगों को सुरक्षा को देखते हुए आयुष विभाग के द्वारा, जो यूपी के राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का जो आयुष विभाग है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। इस ऐप में आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटी चिकित्सा पद्धति है, उन सब के बारे में बताया जाएगा, और कैसे इन सब प्राकृतिक संसाधनों से इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, क्योंकि फाइनली जो जीत रहे हैं कोरोना के रोग से, वो अपने इम्यून सिस्टम से ही जीत रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम को कैसे नेचुरल तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। एक और बड़ा कमाल का चीज़ हो गया। कमाल का ये हुआ कि इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उसने ऑर्डर कर दिया, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने गिलगित बल्तिस्तान इन सब जगह पे क्या किया, इलेक्शन करवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ठीक है आप इलेक्शन करवा सकते हैं, जबकि ये POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये इलीगल तरीके से अभी यहाँ पे कोई भी इस तरह का क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप करवा सकते हो। इसके जवाब में 8 तारीख को जो POK में गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और मीरपुर है, हमारे मौसम विभाग के द्वारा, यानी जम्मू एंड कश्मीर के मौसम विभाग के द्वारा वहाँ का भी मौसम दिखाया जाना शुरू कर दिया गया। तो एक तरह से वार की स्थिति बन रही है कहीं ना कहीं, तो ये कर दिया गया। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि हम लोग पहले से ही
इस मौसम का रिकॉर्ड रखते थे, अब हमने फोरकास्ट कर दिया है बस, यानी हमने अब बताना शुरू कर दिया है, इतना ही अंतर है। और ये काउंटर है जो इलेक्शन करवाने का परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसका। उसके अलावा DRDO ने यूवी ब्लास्टर के नाम से एक नेज़ल डिवाइस डेवलप किया है जो यूवी बेस्ड सैनिटाइज़र है, और ये भी कोरोना के चक्कर में इसको किया गया है। किसान सभा ऐप क्या है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसान सभा ऐप जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने 1 मई को जारी किया है। इसके अंदर क्या है कि सप्लाई का जो चेन है वो बना रहे, ठीक है, सप्लाई बना रहे, उसके लिए सप्लाई की जो श्रृंखला है और और माल का जो परिवहन है उसमें किसानों को जोड़ने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे किसान हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और अलग अलग सेवा प्रदाता हैं, उर्वरक वाले हैं, डीलर, कोल्ड स्टोरेज, मंडी, तो इन खुदरा दुकान, ऑनलाइन स्टोर, इन सब को एक ऐप पे लाने के लिए ये काम किया गया है, ठीक है। और किसने किया है? तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये एक फिर से एक समस्या आ रही है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर या फीवर, हाँ स्वाइन फीवर। ये कहाँ फैला है? अभी असम में एक समस्या बनते आ रही है, क्योंकि असम में सुअर का पालन बड़े पैमाने पे किया जाता है। लगभग 20 लाख वहाँ सुअर हैं, किसानों के द्वारा सुअर का पालन किया जाता है। उसमें क्या हुआ कि असम के अभी 306 गांव में 2500 से अधिक सुअरों की मौत हो गई। और 3 मई को ये पहला मामला आया था स्वाइन फीवर का असम में। तो असम में जिस हिसाब से एक डिपेंडेंसी है सुअर के प्रोडक्शन पे, सुअर के पालने पे, तो वहाँ असम सरकार के लिए समस्या हो रही है। केंद्र सरकार भी अभी कुछ नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि सुअर का इलाज करवाइए, मारने की जगह पे इलाज करवाइए, ऐसा कहा गया है। उसके बाद तरुण बजाज, शायद नहीं पूछे, बट तरुण बजाज जो हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, ठीक है, डायरेक्टर नियुक्त किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तरुण बजाज विल सक्सीड अतनु चक्रवर्ती, तो अतनु चक्रवर्ती की जगह पे ये आ जाएंगे। उसके बाद मनीषा सिंह, चेहरा देख सकते हैं आप, मनीषा सिंह, ये इसके पहले भी हम लोगों ने फैक्ट अप्रैल वाले में बात किया था इनको लेकर। मनीषा सिंह जो है उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जिसको कहते हैं, जो पेरिस के अंदर है, संस्था है, पेरिस बेस्ड है, अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, 36 कंट्रीज के देश हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से मनीषा सिंह को दूत बनाया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद श्रीकांत महादेव वैद्य जो हैं भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं श्री माधव वैद्य, और माधव वैद्य जो हैं संजीव सिंह का जगह लेंगे। उसके बाद अजय कुमार त्रिपाठी साहब का निधन हो गया। ये कौन थे? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और लोकपाल, ठीक है, और लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में अजय कुमार त्रिपाठी थे पहले। इनका डेथ हो गया और कोरोना से इनका डेथ हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, कोरोना। अधीर रंजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे के आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा की संसदीय समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो लोकसभा की है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको पता है इस समिति में हमेशा विपक्ष के मेंबर ही अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें और कैग का जो रिपोर्ट आता है उस पर इनका एनालिसिस करना इनका काम है, उस पर रिपोर्ट तैयार करना। तो अधीर रंजन चौधरी साहब ये हैं जिनको बनाया गया है PSC का हेड। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत, ठीक है, UN गुडविल अंटिल 2022,
यहाँ पे क्या है फैक्ट ये है कि दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर जो है वो 2022 तक बनी रहेंगी, और दिया मिर्जा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशेष दूत भी हैं। तो दोनों हैं और ये लगातार बनी रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, वो है के.एस. निसार अहमद। के.एस. निसार अहमद जो हैं वो फेमस कवि हैं, इनका निधन हो गया और कन्नड़ के कवि हैं, ठीक है। 84 ईयर के थे। इनको 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ये जो राज्योत्सव पुरस्कार है कर्नाटक का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा खेल मंत्रालय ने क्या किया, कोविड-19 के कारण सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो खेल मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए जो नामांकन की बात की है वो भी ईमेल के थ्रू की है, और ईमेल के थ्रू किए, और उनको ये भी बोला गया लेट से जो नामांकन भेजेंगे उन पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर एक और फैक्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 2 साल के लिए टाल दिया गया, 2 साल के लिए। कॉमनवेल्थ में जो यूथ गेम है उसको 2 साल के लिए 2021 में होना था, अब वो 2023 में होगा। प्राइज़ की भी बात कर लेते हैं, एक प्राइज़ भी मिल गया है। प्राइज़ किनको मिला, किम जोंग को। किम जोंग को जो प्राइज़ मिला है वो है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्मारक पदक से इनको सम्मानित किया गया। सवाल है क्यों किया गया, किसने किया, रूस ने किया, उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उनको किया। और ये क्यों किया, क्योंकि उत्तर कोरिया में मारे गए जो भी सोवियत सैनिक थे उनका 75 साल पूरा हो गया। 1941 से 45 के बीच में जंग हुआ था। 75 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर कोरिया ने अच्छा काम रूस के नज़र में ये किया कि उनके जो सैनिक वहाँ मारे गए थे उनकी स्मृति को बचा के रखा। इसी के लिए इनको द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। उसके बाद पुलित्जर प्राइज़, ये जो पुलित्जर प्राइज़ है वो दिया किसको जाता है, तो पुलित्जर प्राइज़ जो है एक तो अमेरिका के प्रमुख पुरस्कार हैं। 1917 में इसको स्टार्ट किया गया था और हर साल 21 श्रेणियों में 21 कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत विजेता को प्रमाण पत्र, $15,000 की नकद पुरस्कार भी दी जाती है। 3 लोगों को फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 लोगों को यह दिया गया, यानी फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारों को दिया जाता है बेसिकली। यहाँ पे डार यासीन, मुख्तार खान जो श्रीनगर के हैं और चन्नी आनंद ये जम्मू के हैं, इन तीनों को ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। डार यासीन, मुख्तार खान दोनों श्रीनगर के हैं, चन्नी आनंद जम्मू के हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद एक और अदर फैक्ट्स के अंदर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, ऑपरेशन समुद्र सेतु ये ध्यान रखिएगा नौसेना के द्वारा चलाया गया है। तो समुद्र सेतु है, नौसेना से जोड़ देना। विदेश से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। पहला लॉट 8 मई से स्टार्ट हुआ, 1000 लोग को यहाँ वापस लाया जाएगा। भारतीय नौसैनिक जहाज जलस्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह पे प्रवेश करेगा और वहाँ से इन लोगों को लाएगा। इसके अलावा और भी देशों में ये चीज़ें चलाई जाएगी। उसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समिट हुआ। अभी आपको पता है लगातार जो समिट है हो भी रहा है, अगर या तो कैंसिल हो रहा है, और अगर हो रहा है तो सब डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। अभी पीएम साहब ने कल ही सारे भारत के सारे स्टेट के और यूटी के सीएम से बात की। तो नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 मई 2020 को गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भाग लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के प्रयास से ही यह आयोजित किया गया। गुटनिरपेक्ष संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा समूह है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 120 देश शामिल हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो साहब ने 1961 में मिलकर बनाया था। तो ये है आपके सारे करंट अफेयर्स जो एक सप्ताह के हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जो नहीं थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है, जो नहीं थे उनको हटा दिया गया है। तो आप इन सबको एक बार देख लीजिए, और पढ़ना है तो आप जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं।